अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो है थर्ड ईयर एमबीबीएस की गाइडलाइंस पे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बुक सिलेक्शन की बात करेंगे। थर्ड ईयर एमबीबीएस एक क्लिनिकल ईयर होता है। जब आप इसमें आ जाते हैं तो आपकी क्लिनिकल ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको ज़रा डॉक्टर वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप ड्रग्स को पढ़ते हैं, आप पैथोलॉजीज़ को पढ़ते हैं, और ये जो है ना, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टोटली डिफरेंट होती है आपके पहले 2 सालों से। आपका जो फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर है ना, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट ईयर है। ठीक है, क्लिनिकल ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ना कैसे है। आपकी जो पिछले 2 साल की ओरिएंटेशन बनी होती है, आपको ख़ुद को मॉडिफाई करना आना चाहिए कि आपने कैसे चेंज करना है अपने स्टडी स्टाइल को, ताकि आप जो है वो बेस्ट स्कोर भी कर सकें और आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। ठीक है, स्टडी वाइज ये है कि इसमें आपने सिस्टेमिकली चलना होता है। ठीक है, हर चीज़ को लेकर चलना होता है। आपने हर चीज़ को उसकी वेटेज के लिहाज से उतनी ही अटेंशन और इम्पोर्टेंस देनी होती है। जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, वही एग्ज़ाम में भी इंपॉर्टेंट है और वही आपके लिए आपको पता होना भी लाजमी है। ठीक है, उसी में से आपको वाइवा में पूछा जाता है, ऑस्पी भी उसी पे होती है। तो आपको जो है ना, इसकी बेसिक नो हाउ जो है वो आज की वीडियो में बताएंगे, और जो है वो बेसिक बुक्स की कौन कौन सी हैं जो आप थर्ड ईयर एमबीबीएस के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो सेपरेटली ईच एंड एवरी टॉपिक की गाइडलाइंस, उसकी मार्किंग्स वगैरह जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जी बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी जो है वो थर्ड ईयर एमबीबीएस का एक बड़ा ही जो है ना वो बेसिक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों के लिए ये बहुत ही एक नाइटमेयर भी बना हुआ होता है कि पता नहीं फार्माकोलॉजी है तो ये क्या है, ये बहुत ही मुश्किल है। नो डाउट डिफ़िकल्ट है ये, क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है, इसमें नॉलेज होता है, आपको बहुत ज़्यादा रिटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से स्मार्टली स्टडी करें तो यही सब्जेक्ट आपके लिए एट द एंड ऑफ द ईयर बेस्ट जो है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो इसकी बुक्स में सबसे पहले जी आपके पास आ जाती है कैटजंग। और कैटजंग में हमारे पास बिग कैटजंग भी होती है, मिनी कैटजंग भी होती है। ठीक है, अब मिनी कैटजंग जो है वो इसमें मेनली जो है वो आपकी जो है वो बुक यूज़ होती है। ठीक है, बिग कैटजंग के बारे में ये है कि नो डाउट अगर आप साल के शुरू से बिग कैटजंग को लेके बैठे हैं तो आप इसको लेके चल सकते हैं, किसी ना किसी हद तक आप इसको कवर भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपने एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आपने प्रॉफ में अपीयर होना है, उसमें आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं देखना होता, सिर्फ एक टॉपिक को नहीं कवर करना होता। आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं और लिमिटेड टाइम होता है। तो उसमें अगर आप एक इतनी बड़ी बुक को लेकर चलते हैं तो आप उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते, रिवाइज़ करना नियरली इम्पॉसिबल है। हाँ, ये है कि चंद टॉपिक्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो आप बिग से कर सकते हैं, आपको करने चाहिए। वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बता दूंगी कि आप ये वाले टॉपिक्स बिग से कर लें तो आपका मैक्सिमम नॉलेज कवर हो जाता है। ठीक है, तो मिनी कैटजंग यहाँ पे आपकी जो है ना वो मेनली एक ये बुक होती है। दूसरा लिपिन कॉट है। लिपिन कॉट और मिनी कैटजंग में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास होती है ना लिपिन कॉट, वो ज़रा कॉन्सेप्चुअल है, और जो कैटजंग है वो ज़रा नॉलेज वाइज जो है ना वो बुक है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है कि ज़रा सी जो है ना वो स्कैटर्ड चीज़ें होती हैं, तो आपको थोड़ा इस चीज़ में फिगर आउट करने में मुश्किल हो जाती है कि मैंने मतलब इसको करना कैसे है। लेकिन वो आपको जब मैं पढ़ाऊँगी आपको साथ साथ बता दूँगी कि आपने इसको कैसे याद रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, थोड़े टाइम में इसको कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। लिपिन कॉट से चंद टॉपिक्स आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मिनी जो है वो मेनली मैंने फॉलो की थी, और जो है वो इसमें से मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं और आपका पेपर बहुत आराम से बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। ठीक है, कप्लान का ये है कि कप्लान जो है ना वो मेनली है जनरल फार्मा के लिए। ठीक है, अब जनरल फार्मा का कुछ इस तरह का सीन है कि हमारे पास जो फार्माकोलॉजी होती है उसमें एक जनरल फार्मा होती है और एक जो है ना वो मतलब दूसरी ड्रग्स की जो स्पेशल फार्माकोलॉजी होती है वो होती है। अब जो जनरल फार्मा है वो बिल्कुल भी कैटजंग पे अच्छी नहीं लिखी हुई, सिर्फ उसके लिए आपको कप्लान यूज़ करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मसला ये है कि जब बच्चे बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक बुक में जनरल फार्माकोलॉजी का ही है, तो उनको लगता है कि अगर जनरल फार्माकोलॉजी कैटजंग पे अच्छी नहीं लिखी, कप्लान पे लिखी है, तो जी हमने सारा ही कप्लान से करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने कप्लान से चंद टॉपिक्स जनरल फार्माकोलॉजी के करने हैं, बाकी आपने मिनी कैटजंग से अगर आप करते हैं आपकी मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी। स्केची की बात करते हैं। स्केची ज़रा उन बच्चों के लिए जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जिनको देख के बहुत ज़्यादा याद हो जाता है, तो इसमें ज़रा डायग्राम्स और वो एनिमेशन इस टाइप की बनाई हुई होती हैं कि आप जो है ना वो उसको याद रखने में आपको आसानी
हो सकती है, तो आप चाहें तो स्केची को भी साथ साथ कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जी पैथोलॉजी पे। पैथोलॉजी में मेनली आपने जो है ना वो डिजीज़ पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है ना वो डिजीज़ के बारे में जनरल फार्माकोलॉजी में आप पढ़ते हैं, और जो माइक्रोबायोलॉजी है ना उसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और पैरासाइट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। अब ये है कि पैथोलॉजी जो है उसमें आपने जनरल पैथोलॉजी भी करनी है और माइक्रोबायोलॉजी भी करनी है, एक ही पेपर होता है, ठीक है। और उसमें दोनों से मिला जुला के क्वेश्चन आते हैं, फिक्स्ड वेटेज होती है। अगर तो आप अपनी सारी की सारी जो है ना वो एनर्जी जनरल पैथोलॉजी पे लगा देते हैं तो आपकी माइक्रोबायोलॉजी रह जाती है, आपके लिए पास होना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। सेम वे अगर आप माइक्रोबायोलॉजी ही सारा साल करते रहें और जनरल को बिल्कुल भी टच ना करें तो आपके लिए इसको भी फिर भी कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए अब क्या है कि जनरल पैथोलॉजी को आप रॉबिन से करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी फिर वो मीडियम रॉबिन्स भी आ जाती है, बिग रॉबिन्स भी आ जाती है, तो बच्चे फिर वो कहते हैं कि जी बिग से पढ़ना चाहिए या नहीं। चंद एक टॉपिक्स हैं जो आप बिग से चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मीडियम में सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। देखिए आपको इस लेवल पे एक लिमिटेड नॉलेज ही आप कर सकते हैं लर्न, और आपको लिमिटेड नॉलेज ही पता होना चाहिए, लिमिटेड ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। हाँ, उसमें से भी अगर आपको चीज़ें ना आती हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो सारा कुछ मीडियम में बहुत अच्छा दिया होता है, तो आप अगर उसको भी अच्छी तरह से कर लें तो आपकी जनरल पैथोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है। एक और बुक है पैथोमा, लेकिन पैथोमा मेरी तरफ से थर्ड ईयर के लिए बिल्कुल एक नो है, ठीक है। थर्ड ईयर में ये बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करनी होती। ये बिल्कुल कंसाइज सी बुक है, इसमें जस्ट लाइंस जो हैं वो थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी होती हैं। कहीं ना कहीं एमसीक्यूज़ में तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी जनरल पैथोलॉजी के क्वेश्चंस को ये कवर नहीं करती। आपने जनरल पैथोलॉजी के लिए पैथोमा को नहीं यूज़ करना। देखें मैं आपको रॉबिन्स का बताऊँ, अगर आपको रॉबिन्स को आप एक स्मार्ट वे में लेके चलें, जिस तरह से पढ़ना चाहिए, अगर आप उस तरह से मीडियम रॉबिन्स को पढ़ लेना तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी शॉर्ट बुक पे जाने की, और आपका सारा प्रॉफ में कवर भी हो जाता है। तो जनरल पैथोलॉजी के लिए मीडियम रॉबिन्स प्लस पास्ट पेपर्स, ठीक है। जो पास्ट पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनको आपने साथ साथ लेकर चलना है। इनफैक्ट पूरे थर्ड ईयर में पास्ट पेपर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन स्पेशली जनरल पैथोलॉजी में, ठीक है। तो वो भी साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। माइक्रोबायोलॉजी पे आ जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो उसके लिए आपके पास लेविंसन होती है, ठीक है। एक बुक आपने मेनली वहीं से करनी होती हैं। स्केची फिर वही है, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चे बहुत यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा भी होता है। स्केची की वीडियोस भी होती हैं और स्केची की बुक भी होती है, ठीक है। तो उसमें आपको एक कार्टूनिक सी एनिमेशंस बनी हुई मिल जाती हैं, तो आपको याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जस्ट लेविंसन से भी कर लें तो उनको याद रह जाता है। तो क्या आपकी अपनी जो है वो लर्निंग जो है वो स्टाइल पर डिपेंड करता है, लेकिन आप ये दोनों अपने पास रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको नहीं बताया जाता वो है माइक्रोबायोलॉजी में नोट्स, ठीक है। नोट्स फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये था कि मैंने एक ही दफ़ा लेविंसन को पढ़ा था, स्केची को भी कुछ हद तक जो है वो देखा था, उसकी वीडियोस देखी थी। उसके बाद मैंने लेविंसन को एक ही दफ़ा रीड किया पूरे साल में, और उसमें ही मैंने अपने जो है वो जो है चार्ट्स होते हैं ना, जैसे फ़्लो चार्ट्स और टेबल्स, उस तरह के नोट्स मैंने बना लिए थे। वो भी इंशाल्लाह आपको जब पढ़ाऊँगी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। उसके बाद मुझे दोबारा जो है ना उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बुक्स को कंसल्ट करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और सारी जो है वो प्रॉफ में भी टेस्ट में भी आपके नोट से माइक्रोबायोलॉजी कवर हो जाती है। आपका एक मेजर चंक जो है जो आपके लिए टेंशन का बायस होता है, माइक्रोबायोलॉजी एक बड़ा तंग करने वाला सब्जेक्ट बन जाता है, वो ही आपके लिए ईजी हो जाता है। तो वही बात है कि स्मार्टली आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। देन आते हैं जी फोरेंसिक मेडिसिन पे। अब फोरेंसिक मेडिसिन की अगर बात करें ना तो ये है एक कंपैरेटिवली ड्राई और रफ सा सब्जेक्ट है। इसमें आपको लॉ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और आपका जो है वो मतलब जो है ना थोड़ा CID टाइप अगर आप कहें तो उस तरह का आपके पास जो है ना वो सीन होता है, लेकिन ये उस तरह की इंटरेस्टिंग नहीं है जैसे CID होता था। ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन इसमें भी अगर आप थोड़ा स्मार्टली लेकर चलें, ठीक है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। इसमें शहबाज एक बुक होती है, एक होती है नसीब आरवान, NRA और पारिक, ठीक है। अब ये है कि पारिक फिर वही बहुत ज़्यादा नॉलेज लिखा हुआ है पारिक में, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर उनको ये बुक्स जो हैं वो कंसल्ट करनी पड़ती हैं। ये दोनों बिल्कुल भी शॉर्ट बुक्स नहीं हैं, लेकिन पारिक की कंपैरेटिवली इनमें फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अगर आप शहबाज और NRA इन दो बुक्स को आप लेकर चलें और सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए पारिक जो है ना उसको कंसल्ट कर लें तो आपकी बहुत अच्छी फोरेंसिक हो जाती है तैयार। आपके फोरेंसिक के MCQ ज़रा मुश्किल आते हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह के होते हैं कि उनको वैसे भी आप कहीं से भी पढ़ लें तो सॉल्व करना थोड़ा सा
ट्रिकी ही होता है, और जो बाकी होते हैं वो मोस्टली एनआरए की लाइंस होती हैं। अगर आप एनआरए कर लें आपका हो जाता है, ठीक है। तो एनआरए में बच्चों को बेसिकली बस ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि एनआरए में कुछ ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश लिखी होती है, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए उसको ज़रा पढ़ना याद करना मुश्किल हो जाता है। शहबाज का ये है कि शहबाज की इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है, लाइक उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन देखें, आपको बेसिक तो नॉलेज से कंसर्न है, तो इंग्लिश जैसी भी हो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों बुक से आप से ठीक वे में जो है वो स्मार्टली स्टडी करें, आपका हो जाता है। एक और बुक है जिसकी बात नहीं की जाती, मैंने कभी किसी को नहीं सुना इसको रिकमेंड करते हुए, मुझे सिर्फ एक दो सीनियर्स ने बताया था, वो है इजाज़। ये भी बड़ी अच्छी बुक है। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा, शहबाज एनआरए और इजाज़ लोकल बुक्स हैं। इसमें इजाज़ थोड़ी सी ना शॉर्ट बुक है कंपैरेटिवली। अब उसने क्या किया हुआ है, शहबाज और एनआरए के भी नॉलेज में को मिला जुला के ना कंसाइज करके लिखा हुआ है। तो आपके लिए एट द एंड ऑफ द ईयर इतने सब्जेक्ट, इतने टॉपिक्स वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप इन दोनों के साथ इजाज़ भी अपने पास रखें, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं जी बिहेवियरल साइंसेस पे। अब बिहेवियरल साइंसेस एक जो है ना वो थोड़ा लाइट सब्जेक्ट है, और इसको लिया भी लाइट जाता है। लेकिन यह है कि मैं फिर भी कहूँगी कि बिल्कुल आप इसको पूरा साल निगलेक्ट नहीं करते, आप इसको पढ़ें, आप उसको ज़रूर पढ़ें, थोड़ा बहुत पढ़ें। इसमें मुवद्दत राना एक बुक होती है जो मेन बुक है, और इसकी एक शॉर्ट बुक फिरदौस टाइप होती है, उसको फ्रेंड्स कहते हैं। तो बच्चे बिल्कुल एंड पे जो इसको पढ़ रहे होते हैं सब्जेक्ट को, वो फ्रेंड्स से कर लेते हैं, पेपर पास हो जाता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यह कि अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते फिर आपका पास होना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर लें तो आपका चांसेस आर कि आप ठीक नंबरों से पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक दो सालों से ज़रा ट्रेंड ये चलता आ रहा है कि बिहेवियरल साइंस का भी पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप सिर्फ इस सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ के ना बैठ जाएं, इसको पढ़ें। दूसरी बात ये भी है कि बिहेवियरल साइंसेस ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको आप एक दफ़ा छोड़ देंगे ना तो बेशक पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन थर्ड ईयर के बाद आपको दोबारा इसको देखने का मौका नहीं मिलना अनटिल अनलेस आप साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन करें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जाता है, इसमें इमोशंस पे फोकस किया जाता है, और इसमें जो आपकी डेली लाइफ की डीलिंग्स है ना, आपने पेशेंट से कैसे डील करना है, अटेंडेंट से कैसे डील करना है, बैड न्यूज़ कैसे ब्रेक करनी है, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसको सिर्फ एज अ पास होने वाला सब्जेक्ट समझ के ना पढ़ें, इसको इंटरेस्टिंग भी जब आपको जब टाइम मिले थोड़ा बहुत इसको देखा करें, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो बेसिक नो हाउ हो गई होगी थर्ड ईयर MBBS की बुक सिलेक्शन की। बाकी इंशाल्लाह डिटेल में ईच एंड एवरी टॉपिक की मार्किंग्स गाइडलाइंस सब नेक्स्ट वीडियोज़ में आ जाएगा, लेक्चर्स भी आ जाएंगे, तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थर्ड ईयर MBBS। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह बहुत सारा कंटेंट नेक्स्ट वीडियोज़ में आ रहा है।